फ्रेंड्स, पिछले कई समय से जो भयंकर गिरावट का दौर जारी रहा उस पर ब्रेक लग गया इस हफ्ता। इस वीक आप देखोगे तो कम से कम 4 दिन पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली। लेकिन ये जो तेजी का दौर है क्या आगे भी जारी रहेगा? क्या मंडे से फिर हमें तेजी देखने को मिलेगी या फिर गिरावट हो सकती है? तो बाजार को लेकर बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि आगे क्या संभावना बन रही है और आपको क्या स्ट्रेटेजी सेट करनी चाहिए बाजार को लेकर। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखे स्किप ना करें, बहुत सारी जानकारी जो आपको मिल जाएगी और उसके बाद में आपको भी समझ में आएगा कि बाजार में आगे क्या संभावना रह सकती है, क्या बाजार तेजी से आगे भागने वाला है या फिर उसके पहले वापस कुछ करेक्शन आने वाला है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, फ्राइडे की बात करें तो BSE सेंसेक्स में 55,550 का स्तर हमें देखने को मिल चुका है, यानी 85% की तेजी देखी हमने फ्राइडे को, 0.15% की तेजी। लेकिन फ्राइडे के दिन काफ़ी अप डाउन भी हुआ, कई बार बाजार निगेटिव भी हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। अंत में अच्छी बात ये रहेगी कि कम से कम पॉजिटिव क्लोजिंग तो हमें देखने को मिली। लेकिन इंटरनेशनल बाजार बहुत ज़्यादा वीक है और जो एक खतरे की घंटी हमारे लिए। अब अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो 17 जनवरी जब इसमें बाजार में गिरावट शुरू हुई उस समय इसका जो हाई स्तर था वो करीब 61,308 पर था। तो करीब 61,500 तक हमारी बाजार ने ऊंचाई दिखा दी थी। उसके बाद में भयंकर गिरावट का दौर जारी रहा और ये गिरते गिरते सेंसेक्स करीब 52,842 पर आ गया और इंट्राडे में तो इससे भी नीचे चला गया था। लेकिन बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ गया। आप यूँ देखो तो ऊपर के लेवल से करीब 9-10 हज़ार पॉइंट की बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी थी और उसके बाद में बाजार ने देखो कि काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दे दिया है। निचले लेवल से देखें तो करीब 3,000 पॉइंट की वापस हमें रिकवरी देखने को मिली है। तो काफ़ी अच्छा रहा ये बाजार का सफर और इसमें लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमाया है। पहले आपने देखा ही होगा बहुत ही ज़बरदस्त लॉस भी हुआ लोगों को। हर किसी के पोर्टफोलियो में आप देखोगे तो 30% 40% का लॉस हो गया। लेकिन अब इस पर 3 दिन 4 दिन से थोड़ी सी राहत मिली है कि लोगों की रकम फिर से बढ़ने लगी है, अब थोड़ी सी होप जगी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो है FI बिल्कुल बाजार में अभी भी निवेश करने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ सेलरी बने हुए। अगर हम FI का डाटा देखें तो 4 मार्च को उन्होंने $862 मिलियन का माल बेचा, 7 मार्च को उन्होंने $985 माल बेचा और 8 मार्च को भी उन्होंने करीब $1,029 मिलियन माल बेचा है। 9 मार्च को उन्होंने $949 मिलियन का प्योर माल बेच के वो सेलर बन चुके हैं और 10 मार्च को उन्होंने करीब $582 मिलियन का माल बेचा। तो आप देख लो कि सेलर बने हुए लगातार। 11 मार्च का डाटा भी है हमारे पास, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप देख लो कि कहीं पर भी आपको कोई ग्रीन निशान नहीं दिखाई देगा, सारा का सारा रेड है। इसका मतलब बिल्कुल सेलर बने हुए, जितनी उनकी खरीदारी है उससे ज़्यादा उनकी बिकवाली है। लेकिन बाजार को संभालने की कोशिश DI बिल्कुल कर रहा है। 7 मार्च को उन्होंने करीब 5,331 करोड़ रुपये का माल खरीदा है। 8 मार्च को 6,489 करोड़ रुपये का माल खरीदा। 9 मार्च को उन्होंने 3,275 करोड़ रुपये की खरीदारी की। 10 मार्च को 945 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। 11 मार्च को 1,686 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। तो कहीं पर भी आपको कोई रेड निशानी दिखाई देगा, लगातार उन्होंने सिर्फ खरीदारी की है, उनकी खरीदारी ज़्यादा है बिकवाली से। अब कल का अगर डाटा देखें हम फ्राइडे का, तो यहाँ पे भी वही बात निकल के आ रही है। FI ने करीब 6,250 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 8,514 करोड़ रुपये का माल बेच दिया। तो इस तरह से वो 2,263 करोड़ रुपये के सेलर बन गए। तो बिल्कुल माइनस में आंकड़ा है कल का भी। लेकिन इसके उलट अगर बात DI की करें तो फिर से वो बायर बन चुके हैं, यानी उन्होंने करीब 6,786 करोड़ रुपये का माल खरीदा, लेकिन सामने 5,099 करोड़ रुपये का माल ही बेचा है। तो इस तरह से आप देख लो कि जो फिर से आंकड़ा जो है वो करीब 1,686 करोड़ रुपये का प्लस होकर निकल के आया, यानी वो उन्होंने जितनी उन्होंने बिकवाली की उससे ज़्यादा उन्होंने खरीदारी की है। तो बाजार को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं DI, लेकिन FI तो अभी भी बाजार में निगेटिव ही उनका रुझान बना हुआ है। यहाँ पे इंटरनेशनल बाजार की बात करें तो सारे के सारे फिलहाल गिरावट के साथ में ट्रेड कर रहे हैं और जिस तरह से पॉजिटिव माहौल की जगह पे ये पूरा निगेटिव माहौल दिख रहा है बाजार में, हमारा भी उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। डाउ जोन की बात करें तो 32,944 का स्तर हमें देखने को मिला था, जहाँ पे 229 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली, करीब 0.69% गिरा डाउ जोन। अब S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 4,204 के स्तर पे 55 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, 1.30% की गिरावट यहाँ पर भी रही। और नैस्डैक की बात करें तो 12,843 पर आ चुका है, 286 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, करीब 2.18% गिरा।
रसेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1979 के स्तर पे करीब 1.59% की गिरावट देखने को मिली, और यहाँ पे XY देखें तो 1514 पर आ चुका है, जहाँ पे 1.12% की गिरावट देखने को मिली। तो पूरे के पूरे इंटरनेशनल मार्केट में सभी जगह पे आपको गिरावट ही दिखाई देगी, और इसीलिए बड़ा वीकनेस तो बनी हुई है। इसके बीच में सबसे बड़ी बात यह कि जो रसिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इसमें कच्चे तेल और दूसरी कमोडिटी की जो प्राइस है उसमें उबाल आ रहा है, और इस वजह से मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है। अब जो सारी की सारी जो नज़र है वो है आने वाली US फेड की जो मीटिंग है जो होने वाली है, और साथ में जापान की जो पॉलिसी मीट होने वाली है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जो सामने नज़र आ रहा है उससे एक बात तो समझ में आ रही है, फेड तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा ही करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनकी महंगाई दर लगातार बढ़ गई है, तो ऐसे में वो फेड ब्याज दर में बढ़ोतरी करेगा। लेकिन जापान जो है वो यहाँ पे अभी भी थोड़ा नरमी रख सकता है, उनकी तरफ से कोई भी नीतियों में बदलाव होने की संभावना कम दिख रही है। अमेरिका में महंगाई दर पिछले 40 साल के शिखर पे पहुंच गई है, और इस वजह से अमेरिका को बहुत ज़्यादा चिंता हो गई है, और इसका जो इफेक्ट है कि वो इस बार ब्याज दर बिल्कुल बढ़ाएंगे। तो जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि जो 16 मार्च को US फेड की मीटिंग होने जा रही है उसमें ब्याज दरों की बढ़ोतरी का दौर शुरू हो जाएगा। कम से कम 7 बार में ये बढ़ोतरी की जाएगी, यानी एक साथ में नहीं की जाएगी, और जो इसकी शुरुआत होगी वो 25 बेसिस पॉइंट से होगी, यानी 0.25% की बढ़ोतरी पहले हो सकती है। तो इस तरह से लगातार जो ब्याज दरें बढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें स्टीव इंग्लैंडर, उनका कहना है कि बाजार के लिए महंगाई एक बड़ी चिंता है, लेकिन अब महंगाई उसी स्तर पे पहुंच गई कि यहाँ से अब और ज़्यादा बढ़ने की संभावना बहुत कम है, यानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, और US डॉलर बहुत ज़्यादा सुरक्षित और स्थिर प्रदर्शन करने वाला रहा है, और लोगों का भरोसा US डॉलर में बना हुआ है। लेकिन डर यही है कि ये जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई है, अगर ये और गंभीर होती है तो फिर ये रूस और यूक्रेन से बाहर भी निकल जाती है और दूसरे और देशों में भी फैल सकती है, तो फिर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है और बाजार के लिए भी बहुत ज़्यादा निगेटिव हो सकता है। दूसरी तरफ जो इकोनॉमिस्ट है उनका कहना है कि दुनिया भर में महंगाई के दबाव में भारत भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर भी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी भारत महंगाई से निपटने में बहुत बेहतर स्थिति में, यानी जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी मॉनिटरिंग पॉलिसी है वो उस पर बराबर ध्यान रखे हुए, तो महंगाई से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है अपनी RBI। तो सारी की सारी नज़र 16 मार्च को होने वाली US फेड की मीटिंग के ऊपर है, अगर वहाँ पे क्या संभावना बनती है। दूसरी तरफ जो आपको पता ही होगा कि पेटीएम पे कल RBI ने बैन लगा दिया है, तो मैक्वारी ने कहा कि RBI के इस फैसले का पेटीएम के बिजनेस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। पेटीएम देश की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनियों में से एक है, पिछले साल स्टॉक मार्केट में पेटीएम लिस्ट हुई है। मैक्वारी ने कहा कि RBI के कदम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करने की कोशिश हो जरूर झटका लगाए, यानी वो स्मॉल फाइनेंस बैंक की श्रेणी में अब नहीं आ सकती है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि RBI के कदम का पेटीएम के बिजनेस पर भी ज़्यादा असर पड़ने की तो उम्मीद नहीं दिखती है, और जिसकी वजह से यह है कि पेटीएम अपने पेमेंट्स बैंक के लिए पहले ही बड़ा कस्टमर बेस तैयार करने में सफल है, यानी ऑलरेडी उनके पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, तो अब उनको फिलहाल तो नए कस्टमर की जरूरत नहीं है, और जो रोक लगाएगी वो नए कस्टमर पर है, तो इसलिए पेटीएम पर ज़्यादा इसका असर देखने की फिलहाल उम्मीद बहुत कम है। अब यहाँ पे एक और बड़ी बात निकल के आ रही है, तो RBI ने जो से इसके ऊपर बैन लगाया उससे इनको आने वाले समय में बैंकिंग लाइसेंस लेने में दिक्कत आएगी, उनको पेटीएम को बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिल पाएगा, ये कहना है। तो जो है कि अब ये पेटीएम बैंकिंग सेवा की तरफ जाएगी तो इसकी संभावना कम हो चुकी है, क्योंकि RBI ने उनको एक तरह से रोक दिया है बैंकिंग सेवा में आने के लिए। तो दूसरी जब जो उनके प्रोडक्ट है उनको आगे चलते रहेंगे, जिस तरह से वो कारोबार पेटीएम कर रही है उसका वो बिजनेस तो चलता रहेगा, लेकिन अब वो बैंकिंग सेवा में आने की समझता है। आप देख लो कि बैंकिंग सेवा में RBI की जिस तरह से रोक लगी है उसके हिसाब से अब वो आने वाले समय में किसी भी तरह की बैंकिंग सेवाएं दे नहीं पाएगी पेटीएम। रशिया का जो युद्ध चल रहा है उस पर एक और बड़ा झटका लगा है, अब की बार उनको चीन ने झटका दे दिया है, और जो सामने रिपोर्ट निकल गई उसके हिसाब से चीन ने विमानों के कल पुर्जे देने से इनकार कर दिया, यानी इस समय युद्ध की स्थिति में उनको काफ़ी ज़्यादा मरम्मत के लिए कल पुर्जों की ज़रूरत है, उनको स्पेयर पार्ट चाहिए। ऐसे में चीन ने उनको मना कर दिया, यानी रूस को वो चीन कोई भी प्रकार के स्पेयर पार्ट नहीं देने जा रहा है, और उसके पीछे वजह यह है कि अमेरिका कई चीन के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दे, उस डर की वजह से अब जो है चीन ने उनको मना कर दिया कि वो किसी भी तरह के स्पेयर पार्ट आपको नहीं देंगे। अब जो है रूस की नज़र पूरी तरह से भारत के ऊपर है, उनको लगता है कि भारत उनकी मदद करेगा, लेकिन भारत के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अगर हम किसी भी तरह से उनकी हेल्प करेंगे रूस की तो सीधा अमेरिका से ही हमारे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब फिलहाल आगे देखना होगा। दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई है उसमें जो वहाँ की आम जनता है उन्होंने भी हथियार उठाने शुरू कर दिए, वहाँ की लड़कियों ने महिलाओं ने भी हथियार उठा लिए, अब सब लड़ने को तैयार हो गए। कुल मिला के ये मामला लंबा खींच रहा है और आप देख लो कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ
यूक्रेन के ऊपर हमला किया उसका इंटरनेशनल कोर्ट में केस चल रहा है, तो करीब दुनिया के 41 देश रूस का विरोध करने वाले हैं इंटरनेशनल कोर्ट में। तो ये एक तरह से देखें तो रूस के लिए एक बहुत बड़ी लॉबी तैयार हो चुकी है उनका विरोध करने के लिए। और एक बड़ी जो अपडेट निकल कर आई है, रिलायंस या फ्यूचर ग्रुप के जो रिटेल आउटलेट है वो लेने वाली है, लेकिन अब वो नाम उसका पूरा बदलने वाले, यानी फ्यूचर ग्रुप का जो बिग बाजार नाम है अब वो नहीं देखने को मिलेगा। तो पूरी तरह से वो सारे आउटलेट बंद करने का विचार कर लिया रिलायंस ने और नई शुरुआत करेगी। कंपनी को स्मार्ट बाजार के नाम से फिर से नया रीब्रांडिंग की जाएगी, यानी जितने रिटेल स्टोर्स है बिग बाजार के वहाँ पे सब जगह पे अब स्मार्ट बाजार होंगे। सारा का सारा पुराना जो कारोबार है वो उसको बंद किया जाएगा और नए सिरे से शुरुआत की जाएगी। और फ्यूचर ग्रुप ने इसके लिए कहा भी था रिलायंस से कि आप ऐसा ना करें, कम से कम ये जो हमारा नाम है इसको चलने दें, लेकिन रिलायंस ने अपना डिसीजन लिया है कि वो पूरी तरह से अपने कारोबार को नए सिरे से शुरू करेंगे। तो अब वो आगे आने वाले समय में हमें देखना होगा कि ये कारोबार कैसे तेज़ी से बढ़ता है। वैसे उन्होंने करीब 950 आउटलेट है वो उनकी लीज एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया फ्यूचर ग्रुप की। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जो LIC का IPO आने वाला है, लोग बहुत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी फिलहाल वेट एंड वॉच कर रही है। जिस तरह से रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है और शेयर बाजार पे काफ़ी अप डाउन देखने को मिल रहा है, तो सरकार नहीं चाहती कि ऐसे समय में लाया जाए जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ फ़ायदे की संभावना बने, उल्टा लॉस हो जाए। तो फिलहाल तो DRHP की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब जो अगला कदम है वो है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स यानी RHP वो दाखिल करना होगा, जिसमें उनको प्राइस बैंड, शेयरों की कितनी संख्या, कैसा लॉट रहने वाला है, वो सारी बातें देनी होंगी। तो फिलहाल अभी सरकार उसका थोड़ा वेट एंड वॉच कर रही है। जब तक क्लियरली उनको समझ में नहीं आया कि बाजार स्थिर हो चुका उसके पहले वो LIC का IPO नहीं लेने वाले, क्योंकि ये सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इसीलिए इसको इस समय लाने का विचार नहीं करें। तो LIC का IPO फिलहाल थोड़ा सा डिले होता हुआ दिखाई दे सकता है। मुझे लगता है कि मंडे को पॉजिटिव शुरुआत तो हो सकती है, क्योंकि फिलहाल गोल्ड की प्राइस थोड़ी सी नरमी में है, क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो भी नरम है और साथ में रुपीज़ की थोड़ा सा मजबूत बना हुआ है। तो ऐसे में पॉजिटिव खुलने की शुरुआत हो सकती है, लेकिन सारा का सारा दारोमदार इंटरनेशनल मार्केट पे, अगर ओवरऑल बाजार के सेंटीमेंट तो पॉजिटिव बने हुए। जब तक फेड की मीटिंग नहीं होगी तब तक पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद में आगे की संभावना हम तलाश सकते हैं। लेकिन इस समय आपको क्वालिटी स्टॉक में थोड़ा थोड़ा करके निवेश शुरू कर देना चाहिए। एक बार हम निफ्टी 50 के सपोर्ट देख लेते हैं। तो फिलहाल निफ्टी 50 16,630 पर है। तो यहाँ से अगर निफ्टी की दौड़ जारी रहती है तो 15,980 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूट गया तो 15,716 का स्तर देखने को मिल सकता है, और ये सपोर्ट भी अगर टूटा तो फिर 15,298 तक जा सकता है निफ्टी 50। ये ध्यान रखना, ये कभी होगा जब बाजार में भयंकर गिरावट होगी तो। लेकिन अगर पॉजिटिव ऐसे ही शुरुआत जारी रही तो बाजार में 16,662 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 17,080 का स्तर देखने को मिलेगा और यहाँ तक पहुँच गया निफ्टी 50। तो फिर तीसरा जो इसका रेजिस्टेंस है वो 17,345 का है। तो ऐसा अगर हो जाता है तो फिर बाजार तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी बाजार पे बहुत सारी जो बातें हैं वो मैटर करती है, तो ऐसे में आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। बड़ी खरीदारी करने से बचे, क्वालिटी स्टॉक में थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें। आने वाले समय में बाजार की स्थिति बिल्कुल सुधर जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कोई एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।